Morning to all of you. Today we will discuss the properties of determinant. The sum properties of the determinant is given as below. The first property is, if each element of row or column of a determinant is 0, then the value of determinant is also 0. That is, अगर कोई डिटर्मिनेंट है, उसके किसी रो के या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होती है। जैसे इसमें फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट ज़ीरो हैं, इसमें सेकंड रो के एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो इन सब की वैल्यू हमेशा ज़ीरो आती है। सेकंड, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड। अगर हम कोई डिटर्मिनेंट है, उसके रो के एलिमेंटों को कॉलम में या कॉलम के एलिमेंटों को रो में चेंज कर दें तो उसकी वैल्यू सेम रह जाती है। जैसे यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट हैं जिसके एलिमेंट A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, और इसको फिर हमने इंटरचेंज कर दिया। अब इस रो को कॉलम में चेंज करके A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 कर दिया। दैट मीन्स ये बन गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो मॉड ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मॉड ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये सेम हो जाते हैं और इसके वैल्यू में कोई इंटरचेंज नहीं होता। नेक्स्ट, if any two row or column of a determinant are interchanged, then the value of determinant changes by the minus sign. यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट हैं जिसके एलिमेंट A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 है। अब इसके बाद इसको हम इंटरचेंज कर दिए। ये थर्ड कॉलम के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम की जगह पे और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को थर्ड कॉलम की जगह पे इंटरचेंज कर दी। और इसको सॉल्व करेंगे तो जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वही वैल्यू इस सेकंड डिटर्मिनेंट की भी आएगी, लेकिन साइन माइनस टाइम्स हो जाएगा। तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। एंड next fourth property, if two rows or column of a determinant are identical then the value of determinant is 0. अगर कोई दो हमको ऐसी डिटर्मिनेंट पता है जिनके कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो उसकी वैल्यू भी हमेशा ज़ीरो होती है। जैसे इस फर्स्ट डिटर्मिनेंट में A1 A2 A3 ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हैं, A1 A2 A3 ये सेकंड कॉलम के एलिमेंट हैं। मतलब ये जो है कि कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड के एलिमेंट सेम हो गए, ये B1 B2 B3, तो इसकी वैल्यू भी ज़ीरो आएगी। सेकंड में है कि A1 B1 C1, A2 B2 C3, और थर्ड रो के एलिमेंट भी A1 B1 C1 हो गए, तो दो इसके रो आइडेंटिकल हो गए तो इसकी वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ, if each element of a row or column of a determinant multiplied by the same number k, then the value of determinant will be k times of the original determinant. अगर कोई हमारे पास डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है, A3 B3 C3 है, और इसी डिटर्मिनेंट के सेकंड रो के एलिमेंटों को हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसके एलिमेंट बन गए A1 B1 C1, k A2, k B2, k C2, A3 B3 और C3। तब आप देखेंगे कि जो इस डेल्टा 1 की वैल्यू है ये k टाइम्स ऑफ डेल्टा हो जाएगा। मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको, तो डेल्टा 1 की वैल्यू ये k टाइम्स ऑफ डेल्टा हो जाएगा। इसी के बेस्ड पे ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं कि यदि k कोई रियल नंबर है और A एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n का,
और के ए को मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद में उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो उसकी वैल्यू के पावर n इंटू मॉड ऑफ ए के बराबर हो जाता है, वेयर n इज़ द ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। वो सेकंड ऑर्डर का भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर का भी हो सकता है, तो उसको आप इस फॉर्मूले से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट हमारे पास कोई सम के फॉर्म में दिया है, जैसे a1 प्लस d1, a2 प्लस d2, a3 प्लस d3, b1 b2 b3 c1 c2 c3, तो इस डिटर्मिनेंट को हम दो पार्ट में ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ऐसा लिख करके अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो इस की वैल्यू होगी वही इन दोनों के सम के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर कोई हमारे पास डिटर्मिनेंट है, उसके एलिमेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 है, तो इस डिटर्मिनेंट में हम फर्स्ट रो के एलिमेंट में अगर किसी नंबर से सेकेंड रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दें तो जो इसकी वैल्यू होगी वही वैल्यू इसकी भी हो जाएगी, चेंज नहीं होगी। जैसे अब इसके एलिमेंट हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, और इसको हमने जो है लिख दिया कि a1 प्लस के a2 b1 प्लस के b2 c1 प्लस के c2 और a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, उसमें कोई भी इंटरचेंज नहीं आएगा। इसके लिए आपको एक बार फिर समझिए कि अगर मान लीजिए कोई हमारे पास डिटर्मिनेंट है, उसके एलिमेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 हैं, और इस फर्स्ट रो के एलिमेंट में सेकेंड रो के एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें और बाकी एलिमेंटों को ऐसे ही रहने दें, और इसको एक्सपेंड करके हम वैल्यू सॉल्व करें, इसको भी एक्सपेंड करके वैल्यू को सॉल्व करें, तो ये दोनों वैल्यू सेम होती है। चलिए नेक्स्ट है कि अगर कोई हमारे पास डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट के एलिमेंट a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 हैं, तो इसको अगर हम देखें तो इसके एलिमेंट का मल्टीप्लाई और किसी नेक्स्ट रो के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो ये हमेशा जीरो हो जाता है। जैसे आपने देखा कि फर्स्ट एलिमेंट a11 है और इसका कोफैक्टर है थर्ड का a31, एज a12 a23 a11 एलिमेंट है और ये थ्री इसके कोफैक्टर हैं। अगर इनको ऐड करके मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड कर दें तो ये हमेशा वैल्यू ज़ीरो होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ a एंड b आर द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन डेट ए बी इज इक्वल टू डेट ऑफ a इंटू डेट ऑफ b। मतलब कि दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और उन दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करें, फिर उसको डिटर्मिनेंट उनका निकालें और फिर अलग अलग a और b का डिटर्मिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू सेम होती है। तो ये तो रही प्रॉपर्टियाँ आपकी। इन्हीं प्रॉपर्टियों के बेस्ड पे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आइडेंटिटीज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट है प्रूफ करने के लिए उसको हम करेंगे, और इन प्रॉपर्टियों को मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।